हेलो डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास 12 चैप्टर 1 जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर 1 पढ़ेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये चैप्टर हर एक बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूडेड है, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो। हर एक बोर्ड के लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप इस चैप्टर को हल्के में ना लें। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हर साल यूपी बोर्ड में 5 नंबर के, 7 नंबर के, इवन 3 नंबर के, 1 नंबर के सारे क्वेश्चन आते हैं एंड इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही इम्पोर्टेंस दें। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की कहानी। जैसा कि हम जानते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन इस चैप्टर का नाम है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पुष्प में होने वाली उन सारी घटनाओं के बारे में जो कि एक पुष्प में होती हैं। जैसे कि निषेचन के पहले, निषेचन तो होता है लेकिन निषेचन के पहले होता क्या है एंड निषेचन के बाद क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बड़े ही बारीकी से समझेंगे एंड ये सीखेंगे कि जब निषेचन कंप्लीट हो जाता है तो उससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कैसे बनती हैं, क्यों बनती हैं, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। दोस्तों हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम प्रैक्टिकली सीखेंगे, क्योंकि रट्टा मारने के लिए तो और कई सारी वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन ये वीडियो रट्टा मारने के लिए नहीं है। पहले ही बता दूं, भैया रट्टा मारने वाले हो तो यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा। रट्टा मारने वाला काम मेरे पास नहीं है। मुझे इस बात का एहसास है कि मैं अगर रट्टा मारता तो मैं यहाँ तक ना पहुँचता। इसलिए दोस्तों रट्टा पर विश्वास ना करें, और इवन जो लोग रट्टा मारते हैं उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं होता। इसलिए पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट हमेशा बना रहे, इसके लिए आपको रट्टा नहीं मारना चाहिए। आपको 1 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 50 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, लेकिन उस चीज़ को बारीकी से समझ कर पढ़िए, वो आपको हमेशा काम आएगा। लेकिन रट्टा मारने वाला आपको पेपर तक में काम नहीं आता, तो आप रट्टा मारते ही क्यों हैं? इसलिए बारीकी से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा, जीव जगत का वर्गीकरण। दोस्तों इस चैप्टर में हमने पढ़ा था प्लांट क्लासिफिकेशन के बारे में। प्लांट क्लासिफिकेशन का मतलब पादपों का वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण। जैसे कि दोस्तों जाति को हम लोग सोसाइटी में जनरली ये बोल देते हैं कि इस जाति के लोग ओबीसी में आएंगे, इस जाति के लोग जनरल में आएंगे। ठीक उसी प्रकार हम पौधों में भी ये डिफाइन करते हैं कि ये अनुवांशिक लक्षण या कैरेक्टर जिस पौधे से मिल रहे हैं उन पौधों को इस कैटेगरी में रखा जाएगा, और जो पौधे हैं उनके लक्षण जिनसे मिलते हैं उनको दूसरी कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमने विज्ञान को आसानी से समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, पौधों का ज्ञान अच्छे से ले पाएँ, इसलिए पौधों को क्लासिफ़ाई किया गया है। तो चलिए दोस्तों उन वर्गीकरणों को हम देखते हैं। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 5 वर्गीकरणों के नाम दिख रहे होंगे, जिनमें से हैं दोस्तों शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा ये तीनों जो हैं, ये तीनों आते हैं क्रिप्टोगेम्स के अंदर। किसमें आते हैं? क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स मतलब इनमें बीज नहीं होते। दोस्तों क्या है? क्रिप्टोगेम्स में बीज नहीं होते, ये सीडलेस होते हैं। एंड जो नीचे के दो हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये दोनों आते हैं फेनोगेम्स के अंदर। फेनोगेम्स के अंदर आते हैं मतलब इनमें दोस्तों बीज तो होते हैं, लेकिन जो जिम्नोस्पर्म में बीज होता है वो अनावृत बीजी होता है, यानी कि सीड कोट लेस। इसके जो बीज होते हैं जिम्नोस्पर्म के, ये कोट लेस होते हैं, मतलब इनके बीज में कवरिंग नहीं होती। एंड जो एंजियोस्पर्म में बीज होते हैं ये आवृत्ति बीजी होते हैं। क्या होते हैं? आवृत्ति बीजी, मतलब कि इनमें सीड कोट प्रेजेंट होता है। सीड कोट प्रेजेंट होने का मतलब इनके बीज में कवरिंग होती है, इनके बीज के ऊपर एक कवर होता है। जैसे कि हम आम का बीज देख सकते हैं, आम के बीज में एक लेयर होती है, एक कवर होता है। आपने आम खाया होगा तो आपने आम खाकर उसका बीज देखा होगा, उसके ऊपर एक लेयर होती है। एंड दोस्तों जिम्नोस्पर्म में फूल नहीं होते, जबकि एंजियोस्पर्म में फूल पाए जाते हैं। क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म में फूल पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में फूल पाए जाते हैं। अब दोस्तों आपने यहाँ पर भी देखा कि हम
पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं यानी कि पुष्प, पुष्पीय मतलब पुष्प। इसलिए हम इस चैप्टर में जितनी भी बातें करेंगे वो सब एंजियोस्पर्म से रिलेटेड होंगी। हम इस चैप्टर में एक वर्गीकरण यानी कि एक क्लासिफिकेशन वर्ग का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है एंजियोस्पर्म। हम जितनी भी बातें करेंगे सारी एंजियोस्पर्म की बातें करेंगे। दोस्तों इस चैप्टर में हमें एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। हमें इन चारों से कोई मतलब नहीं है, हमें पढ़ना है तो सिर्फ एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों एंजियोस्पर्म, तो शुरू करते हैं। पुष्प के बारे में। दोस्तों एंजियोस्पर्म में वो चीज़ें आती जो आपने देखा होगा हमारे आसपास एनवायरनमेंट में, जो फूल फल सब्जियां आप देख पा रहे हैं वो सब एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आता है। तो हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पुष्प के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों मुझे आप ये बताइए, आप पुष्प तो जानते हैं लेकिन पुष्प आखिर है क्या? हम लोग जनरली ये बोल देते हैं कि पुष्प, पुष्प मतलब हम माला बनाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन एक पौधे में पुष्प की क्या विशेषता होती है? पुष्प की क्या भूमिका होती है? पुष्प का काम क्या होता है एक पौधे में? क्या आप मुझे बता सकते हैं? चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ। पुष्प का काम एक पौधे में ये होता है कि पुष्प किसी भी पौधे का लैंगिक जननांग, क्या दोस्तों? लैंगिक जननांग होता है, सेक्सुअल आर्गन, सेक्सुअल पार्ट बोले तो। पुष्प किसी भी पौधे का सेक्सुअल पार्ट होता है। क्या होता है? सेक्सुअल पार्ट होता है, लैंगिक जननांग होता है। एंड सेकंड पॉइंट क्या है? पुष्प किसी भी पौधे का रूपांतरित तना प्ररोह होता है। रूपांतरित तना प्ररोह होता है मतलब मॉडिफाइड शूट। पुष्प किसी भी पौधे का मॉडिफाइड शूट होता है। इंग्लिश में मॉडिफाइड शूट ही बोलते हैं। इसलिए कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आप कोई भी छोटा सा पौधा देखते हैं या बड़ा सा पौधा देखते हैं, खैर बड़े से पौधे को तो हम पेड़ बोल देते हैं लेकिन छोटे से पौधे की बात कर रहे हैं। तो छोटे से पौधे में जो शाखाएं मतलब कि तना जो होता है, तना तना तो आप जानते होंगे, आशा है आप इतना समझते ही होंगे। तना के पास जो मान लीजिए ये एक ऐसे ये तना है, तने के सॉरी फिर से बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि ये यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ऐसे ये तना है, इसके बीच बीच में आप लाइन देखे होंगे। लाइन के बीच में यहाँ पे कुछ डॉट, गड्ढी सी डॉट, सॉरी डॉट नहीं, गड्ढी सी गांठी नुमा संरचना बन जाती है। तो उसी में कुछ जिसे वो हम बोलते हैं एक्सियल बड। क्या बोलते हैं? एक्सियल बड। एक्सियल बड बोलते हैं इसको, कच्छप कलिका। इसी में कुछ चेंजेज होते हैं, कुछ विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है जिसके कुछ प्रकृति के साथ कुछ चेंजेस होते हैं। उन्हीं चेंजेस के दौरान, उन्हीं बदलाव के दौरान ये जो तने से गांठनुमा संरचना बनती है ये कली में परिवर्तित होती है तने से निकलकर, और इसी से आगे चलकर फ्लावर का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लावर का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये एक फ्लावर है, ये मैंने एक तना बनाया है, तने से ही फूल का निर्माण है। कहने का मतलब तने में कुछ चेंजेज होते हैं तभी हम फूल का निर्माण कर पाते, सॉरी हम फूल का निर्माण नहीं कर पाते। तने में जब चेंजेज होते हैं तो उसी से फूल का निर्माण हो जाता है। आप इतना समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पुष्प की संरचना के बारे में, फ्लावर स्ट्रक्चर। हमने ये जान लिया कि फूल होता क्या है, पौधे में फूल की क्या विशेषता है। देखिए दोस्तों, हमने पीछे सीख लिया कि फूल कैसे बनता है, फूल की क्या भूमिका होती है एक पौधे में। अब हम सीखेंगे उसी फ्लावर की यानी कि फूल की स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में, कि आखिर एक फूल में, फ्लावर में क्या-क्या पार्ट होते हैं, उनके काम क्या होते हैं, ताकि हमें आगे पढ़ने में समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा और हाँ, इसे इसी वक़्त समझ लीजिए और याद रखने के लिए रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको अगर इस चैप्टर को पढ़ना है, आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लावर के कौन-कौन से पार्ट होते हैं, उनका काम क्या होता है। चलिए देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्लावर, तो फ्लावर में जो नीचे आपको एरो दिख रही है, इस वाले पार्ट को बोलते हैं पुष्पवृंत।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं पेडंकल। ये पेडंकल जो है ये प्लूरल के लिए है, यानी कि अगर एक पुष्पवृंत से कई सारे फ्लावर यानी कि गुच्छे फ्लावर के निकले होंगे तो हम उस कंडीशन में इंग्लिश में पेडंकल बोल देंगे, यानी कि ये एक प्लूरल शब्द है, जबकि पेडिकल एक सिंगुलर शब्द है। एंड इसको बोलते हैं हिंदी में पुष्पवृंत। एंड आगे देखते हैं, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट आपको दिख रही है एरो के पास, इसको हम बोलते हैं बाह्यदल। बाह्यदल यानी कि सिपल, इंग्लिश में बोलते हैं सिपल एंड कैलिक्स। सिपल होता है सिंगुलर के लिए एंड कैलिक्स होता है प्लूरल के लिए, इसको हम बोलते हैं बाह्यदल। एंड दोस्तों ये जो आपको संरचना दिख रही है नेक्स्ट एरो में, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। क्या होता है फिलामेंट? हिंदी में बोलते हैं तंतु। अब आप देख रहे पा रहे हैं दूसरी एरो पर, ये होता है परागकोश। क्या होता है परागकोश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं एंथर। एंड दोस्तों इसको तो हम तंतु बोल दिए, इसको तो परागकोश बोल दिए, लेकिन इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? नहीं सोचा होगा, मैं बताता हूं। हम इस पूरे को बोलते हैं क्या, बता सकेंगे? इस पूरे को बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर ये किसी भी फ्लावर का मेल पार्ट होता है, नर जननांग होता है किसी भी फ्लावर का। नेक्स्ट एरो निकली, इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। नेक्स्ट एरो देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जो लंबी सी लाइन आपको दिख रही है स्टिग्मा के नीचे होते हुए, ये यहाँ पे इसको हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल यानी वर्तिका। नेक्स्ट एरो निकली, इसको ये जो रंगीन पार्ट दिख रहा है, ये रंगीन पार्ट दिख रहा है, मतलब कि पंखुड़ी आप बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेटल। एंड एक शब्द लिखा है करोला। पेटल दोस्तों हम सिंगुलर के लिए बोलते हैं, यानी अगर हम एक पंखुड़ी की बात करेंगे तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे पेटल। एंड हम ये आपको स्क्रीन में 3 पंखुड़ियाँ दिख रहे हैं, यानी कि अगर हम एक से ज़्यादा पंखुड़ी की बात करेंगे तो हम बोल देंगे करोला। सिंपल सी बात है, आप इतना समझिए। एंड अब हम नेक्स्ट एरो की बात कर रहे हैं। ये जो नेक्स्ट एरो निकली, इस पार्ट को हम बोलते हैं ओव्यूल यानी कि बीजांड। एंड ये जो पूरा भाग आप देख रहे हैं, ये जो पूरा भाग गोल सा है, इस पूरे भाग को बोलते हैं ओवरी। ये क्या होती है? ओवरी, अंडाशय। एंड दोस्तों अब मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट बात। हमने तो ये जान लिया कि ये मेल पार्ट है, लेकिन आपको पता है इसमें फीमेल पार्ट कौन सा है? नहीं जानते? चलिए मैं बताता हूँ। फीमेल पार्ट इसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं वर्तिकाग्र स्टिग्मा, एंड ये जो देख रहे हैं स्टाइल, एंड ये जो देख रहे हैं ओवरी, ये दो देख रहे हैं बीजांड, ये सब चीजें इसमें पाई जाते हैं। एंड इसी को हम बोलते हैं स्त्री केसर। इस पूरे भाग को हम बोलते हैं स्त्री केसर। ये होता है किसी भी फ्लावर का मादा जननांग। एंड दोस्तों हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ लिया है, आप इसे नोट कर लें। आप मेरे साथ नोट बनाते चलिए, आप इसे नोट करिए और आपको इसे पढ़ना है, समझना है, सीखना है मेरे साथ भी, और मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको रिवीजन करना है, ताकि आपको चीज़ें सही ढंग से समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने देखा कि हम मेल पार्ट देख लिए फ्लावर का, फीमेल पार्ट देख लिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको कभी-कभी कन्फ्यूजन में डाल सकती है, इसलिए आप कन्फ्यूजन में ना पड़े, इसलिए मैंने चार्ट बनाया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, देखिए किसी भी फ्लावर के मेल पार्ट यानी कि नर जननांग को हम पुंकेसर भी बोलते हैं, पुमंग भी बोलते हैं, परागकोश भी बोलते हैं, एंथर भी बोलते हैं, एंड्रोसियम भी बोलते हैं, स्टैमेन भी बोलते हैं। यानी कि मेल पार्ट मतलब इस वाले पार्ट को, जनरली हम इस वाले पार्ट को पुंकेसर, पुमंग, परागकोश, एंथर, एंड्रोसियम, स्टैमेन भी बोल देते हैं। इस पार्ट के लिए आपको ये नाम भी मिल सकते हैं, आप कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड
हमने फीमेल पार्ट पढ़ा, फीमेल पार्ट इसको बोलते हैं। इस पार्ट को भी और कई नामों से जाना जाता है। ज़रूरी नहीं कि आप स्त्रीकेसर पढ़ें तो हर जगह स्त्रीकेसर ही लिखा हो, इसलिए इसके भी कई सारे नाम हैं। हो सकता है आपको किसी दूसरी बुक में दूसरा नाम दिया हो, किसी दूसरी बुक में दूसरा नाम दिया हो, इसलिए कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ इसके और क्या-क्या नाम हो सकते हैं, और ये नाम आए तो आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा। आप डायरेक्टली समझ लीजिए कि हाँ, स्त्रीकेसर यानी मादा जननांग की बात हो रही है। तो दोस्तों, मादा जननांग, मादा जननांग को हम बोलते हैं स्त्रीकेसर भी बोलते हैं, जायांग भी बोलते हैं। मादा जननांग तो वो बोलते ही हैं, अंडक भी बोलते हैं, कार्पल भी बोलते हैं, गाइनोसियम भी बोलते हैं। स्त्री के स्त्री जो होती है स्त्रीकेसर, उसको हम इन नामों से ही जानते हैं। तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको ज़रूर नोट कर लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। दोस्तों, हमने देखा एक पुष्प की संरचना, अब हम ये सीखेंगे आखिर एक पुष्प में आवश्यक क्या-क्या चीज़ें हैं? पुष्प के आखिर कौन-कौन से ऐसे अंग हैं जो ज़रूरी हैं, जो आवश्यक हैं, एंड कौन-कौन से ऐसे अंग हैं जो आवश्यक तो उतना नहीं है लेकिन सहायक ज़रूर हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम थोड़ा बैक लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मुझे आप खुद बताइए, इस फ्लावर में आपको कौन-सा पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है? देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए, मेरे हिसाब से तो एक ये पार्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है, एक ये पार्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है। दोस्तों, आपको बता दूँ, ये वाला पार्ट ये सब सेम ही है। ये स्त्रीकेसर है, ये चेंजेज़ है। तो किसी भी फ्लावर में ये मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट जब ये ही नहीं होंगे तो कैसे होगा निषेचन? समझ पा रहे हैं? जब किसी स्त्रीकेसर में मेल पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ही नहीं होगा, तो कैसे होगा निषेचन? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए सबसे आवश्यक अंग मादा जननांग एंड नर जननांग है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए सबसे आवश्यक अंग कौन-कौन से हैं? आवश्यक अंग हैं पुमंग और स्त्रीकेसर, इनके बिना तो निषेचन हो नहीं सकता। एंड सहायक अंग कौन-कौन से हैं? एक्सेसरी ऑर्गन, बाह्य दल और दल। बाह्य दल मतलब, बाह्य दल की बात करें दोस्तों, बाह्य दल का मतलब ये, बाह्य दल आप देख पा रहे हैं, बाह्य दल बोलते हैं इसको, एंड पिटल, ये जो पिटल है इसको बोलते हैं दल। तो दोस्तों, आप देख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि सहायक अंग ना हो, तो दोस्तों सहायक अंग अगर नहीं होगा तो भी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन अगर आवश्यक अंग पुमंग स्त्रीकेसर नहीं होंगे तो निषेचन बिल्कुल भी नहीं होगा। बाह्य दल और दल नहीं होगा तो भी निषेचन हो जाएगा, लेकिन अगर पुमंग स्त्रीकेसर नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा। सिंपली आप समझ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमने तो सीख लिया एक पुष्प की संरचना, उसके क्या-क्या इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। अब हम देखेंगे कि एक नर जननांग जो होता है, उसमें से नर युग्मक आखिर बनता कैसे है? नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है? आखिर पुंकेसर से नर युग्मक का निर्माण होता कैसे है? तो दोस्तों, ये पार्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस फ्लो को समझ गए, तो समझ लीजिए चैप्टर आपके हाथ में है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इस फ्लो को समझ गए, तो समझ लीजिए आपका चैप्टर आपके हाथ में है। शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मेल के बारे में। दोस्तों, मेल का पार्ट, किसी भी फ्लावर में मेल पार्ट होता है। पुंकेसर मैंने बताया था अभी। पुंकेसर, उसको और कई नामों से भी जानते हैं। पुंकेसर, पुंकेसर को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैमेन। दोस्तों, स्टैमेन के अंदर, स्टैमेन में क्या होता है? स्टैमेन में होता है परागकोश, परागकोश, और परागकोश को इंग्लिश में बोलते हैं एंथर। दोस्तों, मैंने हिंदी और इंग्लिश इसलिए लिखा है क्योंकि ये सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, एंड हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो भी बायोलॉजी लिया है, क्योंकि इंग्लिश के बिना दोस्तों काम नहीं चलता। आप चाहे सच माने या झूठ माने, मेरा तो यही सिंपल सा वे है कि बायोलॉजी मतलब इंग्लिश विद हिंदी। आपको इंग्लिश पता होनी चाहिए किसी भी हाल में।
आप आगे पढ़ेंगे तो आपको सारी बुक्स इंग्लिश में मिलेंगी, इसलिए मैं एक फ्लो बना रहा हूँ कि आप इंग्लिश भी धीरे-धीरे सीख जाएँ। आप इंग्लिश भी नोट करिएगा, क्योंकि कभी-कभी जब बोर्ड में सवाल आते हैं, तो आपको जब हिंदी नहीं समझ में आती, तो आप उसका इंग्लिश वर्ड देखते हैं, तो आपको 1 सेकंड नहीं लगता, आप समझ जाते हैं कि हाँ, यहाँ एंथर की बात हो रही है या परागकोश की बात हो रही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक नर जननांग में पुंकेसर होता है, उसको पुंकेसर बोलते हैं नर जननांग को। पुंकेसर में होता है परागकोश, परागकोश के अंदर होता है लघु बीजाणु धानी एंड लघु बीजाणु धानी के अंदर एक प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु धानी के अंदर क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। अब सिंपल सी बात है, लघु बीजाणु जनन एक प्रक्रिया है एंड जब प्रक्रिया हुई है तो कुछ तो परिणाम निकला होगा। तो लघु बीजाणु जनन से क्या होता है? लघु बीजाणु जनन से लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु ही आगे चलकर परागकण बनाते हैं। परागकण को ही दोस्तों हम नर युग्मकोद्भिद कहते हैं। नर युग्मकोद्भिद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी से ही नर युग्मक का निर्माण होगा। ध्यान से सुनिएगा, परागकण को नर युग्मकोद्भिद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसी से ही आगे चलकर नर युग्मक का निर्माण होगा। देखिएगा, परागकण, परागकण के बाद परागकण से नर युग्मक का निर्माण हो गया। अब दोस्तों देखिए, लघु बीजाणु जनन में प्रक्रिया तो हुई, लेकिन हमें ये नहीं पता था अभी तक कि हुई तो कैसे हुई, कौन सा विभाजन हुआ। तो दोस्तों लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया में कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। कौन सा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे 2n रहा होगा। अब अर्धसूत्री विभाजन हो गया तो यहाँ पे अब हो जाएगा सिंगल n। सिंगल n यानी अगुणित हो गया। अब इसका गुणसूत्र अगुणित हो गया एंड लघु बीजाणु जनन जब तक नहीं हुआ था तब तक ये द्विगुणित था, डिप्लॉयड था। अब ये हैप्लॉयड हो गया, अगुणित हो गया, मतलब सिंगल n हो गया, इसका आधा हो गया एंड ये सब। अब लघु बीजाणु जनन तो अगुणित हो गया, परागकण भी अगुणित, नरयुग्मक भी अगुणित, क्योंकि अब जब तक लघु बीजाणु जनन नहीं हुआ था तब तक सारी चीजें डिप्लॉयड थी, द्विगुणित थी। लघु बीजाणु जनन के बाद ही सारी चीजें हैप्लॉयड हो गई यानी अगुणित हो गई। यहाँ से यहाँ तक सारी चीजें 2n यानी कि द्विगुणित हैं और यहाँ से यहाँ तक की सारी चीजें सिंगल n यानी कि अगुणित हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले नर युग्मक या परागकण डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड है, यानी कि द्विगुणित है या अगुणित, तो आप सिंपल 1 सेकंड में बता दीजिएगा कि परागकण अगुणित होता है, क्योंकि लघु बीजाणु जनन के बाद सारी चीजें अगुणित हो जाते हैं, क्योंकि उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमने सीख लिया। आपको एक बार फिर फ्लो में बता देता हूँ कि पुंकेसर एक नर जननांग होता है किसी भी फ्लावर का। पुंकेसर में परागकोश होता है, परागकोश में लघु बीजाणु धानी होती है, लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु जनन होता है, लघु बीजाणु जनन से लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु से परागकण बनते हैं, परागकण के बाद नर युग्मक बनता है जो कि अपना रियल हीरो है। इसी से ही आगे चलकर इसी के जरिए निषेचन होगा। ये मेन हीरो है नर युग्मक। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे फीमेल के बारे में। इन फीमेल यानी कि अब हम बात करेंगे एक स्त्री जननांग की, यानी कि मादा जननांग की। मादा जननांग में हम बनाएंगे मादा युग्मक। अब हम जानेंगे मादा युग्मक बनता कैसे है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मादा युग्मक को हम बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के नाम से भी इसको जानते हैं, जिसको इंग्लिश में कार्पल बोल देते हैं। स्त्री केसर में दोस्तों होता है अंडाशय, जिसको बोलते हैं ओवरी। अंडाशय के अंदर मैंने आपको अभी पिछले ही स्लाइड में बताया था सारी चीजें समझाकर कि कौन चीजें कहाँ हैं, ये किसका पार्ट है, ये किसका पार्ट है। आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको सारी चीजें कनेक्ट होती चलती होंगी, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि आप सारी चीजों को ध्यान से देखें, चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। मजाक में मत लीजिएगा दोस्तों मेरी बातों को। मैं रिसेंटली 12th पास आउट हूँ, इसलिए मुझे सारी चीजें पता है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है,
कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा हूँ, मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ। यही मेरा मोटिव है। देखते हैं, किसी भी मादा जननांग में स्त्री केसर को मादा जननांग कहते हैं। स्त्री केसर के अंदर, स्त्री केसर में क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय, अंडाशय में क्या होता है? बीजांड, ओव्यूल। दोस्तों बीजांड को ही गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। बीजांड को ही क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणुधानी, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में माइक्रोस्पोरेंजियम। एंड गुरु बीजाणुधानी में ही गुरु बीजाणु जनन होता है। क्या होता है? गुरु बीजाणुधानी में ही गुरु बीजाणु जनन होता है। एंड ये एक प्रक्रिया हो गई, जैसे कि हमने लघु बीजाणु जनन में पढ़ा था, उसी तरह सेम वे में, सेम तरीके से जिस तरह से नर जननांग वाले में हुआ, ठीक उसी प्रकार से मादा जननांग वाले में हो रहा है। उसमें लघु बीजाणु जनन था, इसमें गुरु बीजाणु जनन है, इसलिए गुरु बीजाणु जनन एक प्रक्रिया है। गुरु बीजाणु जनन के बाद क्या बनता है? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भ्रूणकोश को ही बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद। फिर से सुन लीजिएगा, भ्रूणकोश को ही बोलते हैं मादा युग्मकोद्भिद, क्योंकि भ्रूणकोश के जस्ट बाद ही मादा युग्मक का निर्माण होगा, इसलिए इसे मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं। क्योंकि इसके जस्ट बाद ही मादा युग्मक का निर्माण होगा, इसलिए भ्रूणकोश को मादा युग्मकोद्भिद के नाम से भी जाना जाता है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट। क्या? फीमेल गैमेटोफाइट। देखते हैं, भ्रूणकोश हो गया, भ्रूणकोश के बाद फाइनली दोस्तों, फाइनली भ्रूणकोश के बाद हमारा मादा युग्मक, मादा युग्मक बन के तैयार हो गया, फीमेल गैमेट। ये हमारी रियल हीरोइन है। अब हमने देख लिया मादा युग्मक नर युग्मक हमने बना लिया। जब मादा युग्मक नर युग्मक बन जाता है तो इन दोनों में क्रॉस होता है, फ्यूज होता है, तब जाकर निषेचन कंप्लीट होता है। दोस्तों अब आप देख रहे होंगे गुरु बीजाणु जनन हो गया। तो अब आपको बता दूं कि गुरु बीजाणु जनन में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसा कि हमने लघु बीजाणु जनन में देखा था, उसमें भी अर्धसूत्री विभाजन हुआ। क्योंकि एक प्रक्रिया हुई तो सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई विभाजन तो हुआ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कैसा विभाजन हुआ? अर्धसूत्री विभाजन हुआ। एंड अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो सिंपल सी बात है, चीजें यहाँ पे द्विगुणित थी, डिप्लॉयड थी। एंड अर्धसूत्री विभाजन के बाद अगुणित हो जाएगी चीजें, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हुआ मतलब चीजें आधी हो जाएगी। तो गुरु बीजाणु क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। भ्रूणकोश भी क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। मादा युग्मक क्या हो गया? वो भी हैप्लॉइड हो गया। दोस्तों ये यहाँ से यहाँ तक सारी चीजें किसमें थी? डिप्लॉयड में थी, द्विगुणित थी, 2n थी, क्योंकि यहाँ तक कोई भी विभाजन नहीं हुआ। गुरु बीजाणु जनन में जैसे ही विभाजन हुआ अर्धसूत्री, तो चीजें 2n से सिंगल n में चेंज हो गई, क्योंकि यहाँ पे 2 गुणित था, अब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो चीजें आधी हो जाएगी, सिंगल n हो जाएगा। द्विगुणित को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लॉयड एंड अगुणित को इंग्लिश में बोलते हैं हैप्लॉइड, मतलब सिंगल n। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आई होगी। आज की वीडियो बस यहीं तक। आज लेक्चर 1 था, अब इसका अगला भाग हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो सच में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको रटाना नहीं बल्कि प्रैक्टिकली पढ़ाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाह रहा हूँ। क्योंकि रट्टा तो सब मरवाते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताना चाह रहा हूँ। दिल से आप मेरे साथ जुड़े रहिए। वीडियो में रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर कुछ बोलेंगे, कमेंट करेंगे, बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो में क्या कमी है, मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मेरी क्या गलती है। मैं समझ पाऊँगा और इसे इम्प्रूव करूँगा। अगर आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं कैसे आपको बेहतर स्टडी, बेहतर तरीके से और ज़्यादा अच्छा कैसे बता पाऊँगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। आपका मेरी अगली वीडियो में इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।